Hello everyone, I welcoming you all on my channel Dive in Study. Today we are going to start with the topic political radicalism and economic crisis. Of this is part 3 of Nazis and Rise of Hitler chapter. Start let's. हमने पढ़ा था पिछले में क्या कि जो लोग थे वो डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे. आज हम पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस देखेंगे जो जर्मनी में आई थी. चलिए स्टार्ट करते हैं जब वेमर रिपब्लिक इंस्टेबलाइज हो गई थी. लेट्स स्टार्ट इट. सो फर्स्ट पॉइंट इज स्पार्टकस लीग फॉर्म द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक पार्टी. वी नो बोल्शेविक पार्टीज लीडर व्लादिमीर लेनिन. बोल्शेविक पार्टी सो स्पार्टकस लीग फॉर्म ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक पार्टी, यानी कि वो बोल्शेविक पार्टी के जो पैटर्न थे उन्हीं पे वो फॉर्म हुई. और स्पार्टकस लीग क्या चाहती थी? डिक्टेटरशिप इंस्टेबलाइज करना चाहती थी जर्मनी में. और इस पार्टी को फायदा मिला क्योंकि लोग भी इसके साथ हो गए थे, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को एज अ फ्रेजाइल आइडिया देखते थे. सो सेकंड पॉइंट इज द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चेंज्ड इन सोवियत स्टाइल गवर्नेंस. सो जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था सारा पार्टीज का, नई नई पार्टीज फॉर्म होने लगी क्योंकि अब वहाँ पर डेमोक्रेसी थी, क्योंकि वेमर रिपब्लिक थी. तो फिर अब सोवियत स्टाइल गवर्नेंस यानी कि डिक्टेटरशिप जैसे जो एटमॉस्फेयर था वो वहाँ पे स्प्रेड होने लगा. सब डिक्टेटरशिप को अच्छा दिखाने लगे और स्पार्टकस लीग को सपोर्ट करने लगे. थर्ड इज स्पार्टकस लीग. और यस, स्पार्टकस लीग जो थी उसे हमने बाद में क्या नाम दिया? एज अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी. अब हम अगला देखें तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की, कि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आ गया था. तो उसका फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि सबसे पहले तो उन्हें वॉर गिल्ट कॉज के तहत उन्हें 6 बिलियन पाउंड्स पे भी करना था. और वो जो उन्हें रिप्रेशन करना था वो किस में करना था? गोल्ड में. और उनका जो रिसोर्सेज राइनलैंड था वो भी ले लिया गया था उनसे, जर्मनी से. अलाइज ने ले लिया था. तो अब हम देखते हैं ये वाला पॉइंट. 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे, फ्रांस टेक रूल. तो जर्मनी बहुत ही परेशान हो गया था और उसे गोल्ड में ही सब कुछ रीपे करना था. तो उसने 1923 में मना कर दिया कि मैं नहीं देने वाला. लेकिन क्या हुआ? उन्हें फ्रांस को गुस्सा आ गया क्योंकि वो जीते थे. तो उन्होंने क्या किया? उनका इंडस्ट्रियल एरिया क्या था, रुर, उसको क्या कर लिया? अपने कब्जे में ले लिया और सारे रिसोर्सेज खुद उससे यूज़ करने लगे. और फिर क्या हुआ? जर्मनी ने क्या है, प्रिंट मनी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिंट करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ? उनकी जो करेंसी थी उसकी वैल्यू फेल हो गई. मार्क वॉज द करेंसी ऑफ जर्मनी. सो प्रिंटेड टू मच मनी लीड्स टू द फेलियर ऑफ द मार्क. सो बहुत ज़्यादा उन्होंने एक प्रोड्यूस की, मनी प्रिंट की, जिसके कारण मार्क की वैल्यू बिल्कुल फेल हो गई थी. इन अप्रैल 24,000 हो गई थी मार्क की वैल्यू यूएस डॉलर से, और अगस्त में हो गई थी 4640,000. और यहाँ तक कि अगस्त यानी कि उस 1923 ईयर, एट द एंड ऑफ 1923 ईयर 1 ट्रिलियन तक पहुँच गई थी मार्क की वैल्यू 1 यूएस डॉलर की. तो इतना ज़्यादा वहाँ पे बेकार हुआ था, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मनी प्रिंट कर देते तो उसकी वैल्यू गिर जाती है. और वहाँ पे लोग क्या करने लगे? एक ब्रेड के लिए क्या करने लगे? बहुत ज़्यादा पैसे लेकर जाने लगे, ब्रेडों की भी बोलियाँ लगने लगी. तो वहाँ की मार्क की वैल्यू फेल हो गई. अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे अब हमारा यूएस में ब्रेड मिलता है मान लीजिए 1 रुपीज़ का, और यहाँ पे मिल रहा है ब्रेड बहुत सारे रुपीज़ का. तो उसके वो 1 रुपये यहाँ के इक्वल हो गए, तो उसकी वैल्यू तो उससे कम हो गई ना यूएस डॉलर से. तो ऐसे ही है, वहाँ की वैल्यू बहुत कम हो गई. अब हम देखते हैं पीपल कैरी बंडल ऑफ नोट्स टू बाय ब्रेड. देन हाइपर इन्फ्लेमेशन. ये हुआ, ये क्या था? हाइपर इन्फ्लेमेशन व्हेन अ सडनली राइज इन प्राइजेस, फिनोमिकली हाई इन प्राइसेस. तो क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस बहुत बढ़ने लगे, लोग बंडल ऑफ नोट्स ले जाने लगे ब्रेड खरीदने के लिए. फिर हम देखते हैं डॉवेस प्लान. तो अमेरिका ने जर्मनी की हेल्प की डॉवेस प्लान के थ्रू. और डॉवेस प्लान क्या था? कि वो जर्मनी की हेल्प कर रही थी. जर्मनी उन्हें वो अमेरिका जर्मनी को लोन देती थी और जर्मनी अलाइज को पे करता था. सो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक. सो लेट्स स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन. सो हम देख चुके हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, हाइपर इन्फ्लेमेशन हो गया था वहाँ पे. सो 1924 एंड 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी. तो डेविस प्लान जो हमने अभी पढ़ा था उसमें क्या था कि अमेरिका ने जर्मनी की हेल्प करी. तो फिर 1928 और 1924 के बीच में जर्मनी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी रही, थोड़ी सी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुई.
Now second point is Germany was totally dependent on short term loans given by America. यानी कि शॉर्ट टर्म लॉन्स पे ही जर्मनी क्या था, डिपेंडेंट था कि हमें मतलब टोटली यानी कि सब कुछ उसका डिपेंडेंट क्या था, यूएसए। जर्मनी जो था वो टोटली डिपेंडेंट था शॉर्ट टर्म लोन से, जो कि किसने दिए थे, यूएसए। नेक्स्ट है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। लेकिन क्या हुआ, जर्मनी तो टोटल डिपेंडेंट था, लेकिन यूएसए में क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, ये है यूएसए का वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक, नॉट ओनली यूएसए, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक। सो यहाँ पे एक्सचेंज होता है स्टॉक्स का। सो ये जो है वो क्रैश्ड हो गया 1929 में, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों ने कि हमारे स्टॉक्स जो हैं वो कहीं कि बिके ही ना, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कम प्राइजेस में ही अपने सारे जो स्टॉक्स थे वो बेच डाले। और यहाँ तक कि 24 को क्या हुआ, 13 मिलियन जो स्टॉक्स थे ना वो बेच डाले लोगों ने। सो 1929 में तो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा यूएसए पे। सो दिस इफेक्ट द जर्मनी को भी इफेक्ट हुआ कि क्योंकि क्या हुआ था, क्योंकि जर्मनी तो उस पर डिपेंडेंट था, और वहाँ जब वो उसे देगा ही नहीं लोन तो फिर इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और फिर 1932 में क्या हुआ, उनकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो 40% लेस हो गई, किससे, 1928 से, क्योंकि 1928 में तो स्टेबिलिटी थी, लेकिन 1932 में क्या हुआ, वो 40% कम हो गई इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन्स क्या हो गए, यूएसए ने देना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ द क्रैश ऑफ वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। फिर क्या हुआ, पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने लगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम होने लगी, जिसके कारण लोगों को जॉब नहीं मिल सकती थी। तो फिर 6 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट पीपल्स वर देयर, और मतलब कि लोग क्या करते थे, ऐसे ही टाक कि वी आर विलिंग टू डू एनी वर्क, कि हमें कुछ तो काम दो, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थे। और जो स्मॉल मिडिल क्लास थी ये भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमने देखा था मिडिल क्लास और जो पेंशनर्स थे जिन्हें पेंशन मिलती है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट थे कुछ लोग, क्योंकि हमने देखा था कि जो जर्मन मार्क था उसकी वैल्यू जो थी वो फेल हो गई थी, जिसके कारण सब जो थे वो इक्वल हो गए थे। सिर्फ जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो ही क्या कर पाए, वो ही थोड़ा सा रह पाए सही, नहीं तो और सब क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकली वेमर रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल। और वेमर रिपब्लिक को भी उन्होंने खोखला कह दिया कि ये भी अब खोखली है, क्योंकि उन्हें मैंने आपको पहले ही बताया है कि डेमोक्रेसी को उन्होंने क्या बताया था, फ्रेगाइल बता दिया था लोगों ने। और स्पार्टैकस लीग ने क्या करा, डिक्टेटरशिप को वहाँ पे क्या करा, बढ़ाना चाहा, और लोग फिर डिक्टेटरशिप की तरफ आकर्षित हो गए, और उन्होंने ये कह दिया कि वेमर रिपब्लिक तो बेकार है। और इसके दो कारण थे, क्योंकि सबसे पहला तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था वहाँ पे, तो डेमोक्रेसी थी और डेमोक्रेसी से लोग चिढ़ते थे। और दूसरा ये था कि आर्टिकल 48 में जो थे प्रेसिडेंट को कुछ पावर्स मिली हुई थी कि वो एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है और रूल बाय डिक्री। सो उसकी वजह से वेमर रिपब्लिक को लोगों ने क्या ठहराया, फ्रेगाइल। फिर उसके बाद लॉरेंटाइजेशन, ये वही है कि लोगों की जो वो है वो बहुत कम होने लगी, मिडिल क्लास है वो बिल्कुल गिर गए, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब हम देखते हैं येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, ये क्राइसिस मैनेज नहीं हुई, और इसी के कारण वहाँ पे डिक्टेटरशिप इंस्टेबलाइज्ड हुई। वो हम आगे देखते हैं कि कैसे इंस्टेबलाइज हुई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।